आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैफरान की तरफ से जारी किए गए एक वक्तव्य के बारे में, जहां पर सैफरान इंडिया ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन और उससे जुड़े चैलेंजेस हैं, इस पर बात करी है। हमें ये सब तो पता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि सैफरान के साथ हम 120 किलोटन का इंजन बना रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं, वो भी धीरे धीरे सामने आना शुरू हुए हैं, जहां पर सैफरान इंडिया ने, जो कि इसमें एक की प्लेयर होने वाली है, उन्होंने एक फॉर्मिडेबल चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि हम 120 किलोन्यूटन का जो इंजन बना रहे हैं, इसको एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम में फिट करना, इंटीग्रेट करना हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव जो होने वाला है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी तक जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट डिज़ाइन प्रैक्टिस है, उनसे ही गुजरे थे। सैफरान इंडिया के सीईओ ने हाल ही में कहा कि जनरली जब भी कोई एयरक्राफ्ट बनता है, तो उसके एयरफ्रेम या पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है, उसकी डिज़ाइन इंजन के अराउंड होती है। इंजन को ध्यान में रख करके उस एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन को आगे बढ़ाया जाता है, और उसमें कोई दूसरा फैक्टर काम में नहीं आता। और हमारा चैलेंज भी यही है कि हमें एक ऐसा ऐसा इंजन विकसित करना है जो कि एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम में फिट हो सके। और कंपनी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और डीआरडीओ के साथ मिल करके ये भरोसा भी दिया है कि इस चैलेंज को हम पूरा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनली जब एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की अप्रोच होती है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम है, उसको इंजन के अराउंड ही डिज़ाइन किया जाता है, जहां पर ये टेक्निक इंजीनियर्स को अलाउ करती है कि वो एरोडायनेमिक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जो इंजन स्पेसिफिकेशन है, उसके आधार पर जो परफॉर्मेंस है, वो भी यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन हमारा जो टास्क है, ये थोड़ा अलग है इस कन्वेंशनल मेथड की तुलना में। हम 120 किलोटन का इंजन विकसित कर रहे हैं ऑलरेडी डेवलप किए गए प्रोटोटाइप के लिए, जहां पर उन्होंने कहा कि हम फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को दे रहे हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एयरफ्रेम है, इसके लिए बिना कोई खास बदलाव किए हम इंजन को आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर लें। लेकिन इसके लिए हम ये भी मानते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जो कि प्रिसीजन, इनोवेशन और कोलैबोरेशन की डिमांड करता है। कन्वेंशनल अप्रोच की तुलना में ये एक अनकन्वेंशनल अप्रोच होने वाली है, जो कि भारत की स्ट्रेटेजिक नीड पर आधारित है, जहां पर वो अपनी मौजूदा एयरक्राफ्ट की फ्लीट को अपग्रेड करने वाला है। उन्होंने कहा जो हम इंजन बना रहे हैं, वो सिर्फ इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये जो एक नया इंजन है, ये बेसिकली भारत के दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, उसमें भी यूज़ किया जा सकेगा। यानी कि एक प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन जो है एयरक्राफ्ट की, उसके आधार पर हमें इंजन को विकसित करना है। सैफरान ने यह भी कहा है कि हमने डीआरडीओ को इंश्योर किया है कि ये काम एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा और सब कुछ सुचारू रूप से किया जाएगा। अब सैफरान इंडिया के रोल की बात करें इस प्रोग्राम में, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे बड़ा रोल होगा इंजन इंटीग्रेशन का। कंपनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल करके एक 120 किलोटन का इंजन विकसित करेगी, और इनका टारगेट होगा उस इंजन को एयरफ्रेम में सक्सेसफुली और सीमलेसली इंटीग्रेट करना, जहां पर जो वेट बैलेंस है, एरोडायनेमिक्स है, थर्मल मैनेजमेंट जैसे चैलेंजेस हैं, उनको मिलकर एड्रेस किया जाएगा। दूसरा बड़ा रोल होगा सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। हमने आपको पहले भी कहा है कि जो इंजन विकसित किया जा रहा है, इसमें जो कंप्लीट सप्लाई चेन है, वो भारत में ही इस्टेब्लिश किया जाएगा, या पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, ये भारत में इस्टेब्लिश किया जाएगा। कोई सिंगल पार्ट या कंपोनेंट भी फ्रांस से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने यही कहा कि हम भारत का ये जो पुश है इंडिजिनस सप्लाई चेन का, उसका समर्थन करते हैं, और सैफरान इंडिया ये इंश्योर करता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करके जो पार्ट्स और कंपोनेंट हैं, उनको इंडिजिनसली सोर्स करेगा, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। उसके बाद तीसरी बड़ी जिम्मेदारी जो मिलेगी सैफरान इंडिया को, वो होगा टेस्टिंग और वैलिडेशन की, जहां पर जो रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इंजन एयरफ्रेम कॉम्बिनेशन है, इसको पूरी तरीके से हम सही से पूरा कर पाएँ, जहां पर परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी देखा जाएगा। यानी टेस्टिंग और वैलिडेशन की जो जिम्मेदारी है, वो सैफरान इंडिया जो है, वो अपने कंधे पर उठाने वाली है। अब इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जहां पर भारत को फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, वो भी दिया जाएगा, ताकि भारत अपनी जो एक्सपर्टी है इस इंजन को बनाने में, जो नॉलेज है प्राप्त करेगा, उसको रिटेन करके रख सके, और भारत के पास जो स्वतंत्रता होगी कि अपग्रेड और जो बदलाव हैं, वो भारत बिना किसी एक्सटर्नल परमिशन के खुद से ही कर सकता है। हालांकि सैफरान इंडिया ने कुछ अहम मुद्दे भी उठाए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हम यहां पर एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंज का सामना करने वाले हैं, जहां पर पहला चैलेंज होगा स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी।
एयरफ्रेम को लेकर उन्होंने कहा कि एयरफ्रेम ऐसा होना चाहिए जो कि इंजन साइज को एकोमोडेट कर सके और जो वेट है और जो माउंटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ये बिना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए पूरे होने चाहिए। यानी स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी हमारे लिए एक प्रमुख चैलेंज होगा और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी माना जा रहा है। दूसरा होगा एरोडायनेमिक एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा कि जब थ्रस्ट में चेंज होता है या इंजन प्लेसमेंट पे कोई भी चेंज हो जाता है तो फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो मॉडिफिकेशन है इनकी डिमांड होती है ताकि एयरफ्रेम की एरोडायनेमिक्स जो है वो मेंटेन रहे और जो स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस है वो भी मेंटेन रहे और यही चीज़ हम ध्यान दे रहे हैं। तीसरा चैलेंज होगा थर्मल और वाइब्रेशन मैनेजमेंट। जी हाँ, हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन का सीधा मतलब ये है कि एक्सट्रीम हीट को जनरेट करेगा और वाइब्रेशंस को जनरेट करेगा और इसके लिए हमें एडवांस कूलिंग सिस्टम और डैम्पिंग मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ेगा और ये रिक्वायरमेंट भी होगी जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं और जो हमारे टारगेट में है। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज होगा एवियोनिक्स इंटीग्रेशन। जी हाँ, इंजन कंट्रोल सिस्टम जो हो गए इनको अच्छे से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स के साथ ताकि जो सीमलेस ऑपरेशन है उसको इंश्योर किया जा सके। फिर होगा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। जो इंजन एयरफ्रेम कॉम्बिनेशन है ये इस प्रकार से होना चाहिए कि ये डिजायर थ्रस्ट टू वेट रेशियो प्रदान कर सके, फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान कर सके और ऑपरेशनल रेंज को भी प्रदान कर सके। और यही सारी चीज़ें इस समय सैफरान के प्रमुख इस समय टारगेट में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इंजन कब तक विकसित हो जाएगा। तो पहले भी सैफरान ने कहा था और आज भी सैफरान इस चीज़ पर अडिग है कि इसमें तकरीबन प्रोडक्शन रेडी इंजन को आने में 12 वर्ष का समय लगने वाला है। खैर अभी तो ऑफिशियल डील फाइनलाइज नहीं हुई है लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है और रक्षा मंत्री जी के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि उसमें सिर्फ एक औपचारिकता ही बाकी है। उस औपचारिकता के पूरे होते ही यह डील भी फाइनलाइज कर ली जाएगी जहां पर कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में विकसित किया जाएगा और एचएएल ऑलरेडी इस समय फैसिलिटी पर काम भी कर रही है। रही बात इंजन के टेस्टिंग की, तो फ्लाइंग टेस्ट बेड फिलहाल तो भारत में नहीं है लेकिन इसके लिए भारत की जो दिक्कत है उसको फ्रांस ने खुद ही लगभग सॉल्व कर दिया है। जहां पर पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी सैफरान से कि जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड किया जा सकता है जहां पर जो परफॉर्मेंस है उसको वैलिडेट किया जाएगा और कम से कम समय में जो इंजन है उसको रेडी करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये इंजन हमें 2035 के पहले देखने को नहीं मिलेगा अगर 2025 में डील फाइनलाइज हो जाती है और एक उम्मीद है कि 2036-37 से ही एमका मार्क 2 इस इंजन से इक्विप होकर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू करेंगे। एक बड़ी अपडेट ये भी है कि संभावित है कि ट्विन इंजन दिग्बेज फाइटर में हमें अभी 414 देखने को ना मिले बल्कि जो 120 किलोटन के एम का इंजन है वही देखने को मिले और यही चीज़ें संभावित है कि हमें आगे चल के राफेल के जो लेटर बैचेज हैं उनमें देखने को मिल जाए। और पहले भी एक बार मुद्दा उठा था कि राफेल को भी जो हाई थ्रस्ट इंजन है इनसे इक्विप किया जा सकता है अगर इसमें स्ट्रक्चरल जो डायमेंशन है वो सेम हुए। खैर वो तो बात की बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।